गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम क्लास 11th में फ्रिक्शन का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या फ्रिक्शन लेक्चर 2? पिछला क्लास तक जो हम बात किए थे उससे आज हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम एक लास्ट क्वेश्चन किए थे कि कितना फोर्स लग रहा है, एक बॉडी पर एक फोर्स लग रहा था, एक इंक्लाइन फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री और वर्टिकल के साथ 53 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक फोर्स लगा था। तो बताना था कि बॉडी में मूवमेंट होगा कि नहीं, और बॉडी में मूवमेंट यदि होगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। आज हम कुछ और चर्चा करेंगे ये कि देखिए, एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, बट फ्रिक्शन इसमें है, रफ प्लेन है। इस पे एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मास है m। क्या है? मास m है। थोड़ा और बड़ा कर दें इसको, मास है m। तो म्यू इक्वल, इसका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इज इक्वल टू म्यू। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो आज हम बात करने वाले हैं ये कि ये मास जो रखा हुआ है, जो बॉडी, इस बॉडी पे मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए, कि बॉडी में मूवमेंट आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, क्वेश्चन क्या है? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। मिनिमम क्या फोर्स लगाएंगे कि ब्लॉक में मूवमेंट आ जाएगा, ब्लॉक मूव करने लगेगा, या एक्सेलरेशन उसमें आ जाएगा, मूव करने लगेगा, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी में। ठीक है, तो उसके पहले एक चर्चा हम किए थे, देखिएगा ध्यान से। इसको बताने से पहले फर्स्ट क्लास में हम बताए थे कि ये वाला बॉडी है, ठीक है, इसका मास है m, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो इसका जब हम एफबीडी बनाते हैं, तो नीचे क्या लगता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्शन, ऑलवेज डाउनवर्ड। एक और क्या लगता है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यू का मतलब क्या होता है? म्यू का मतलब होता है कि बॉडी जो दोनों प्लेन है ना, ये वाला मास जो बॉडी रखा हुआ, इस मास के नीचे वाले सरफेस और प्लेन के ऊपर वाले सरफेस पे कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, ये बताता है। तो देखिए, सबसे बड़ा चीज है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहता है कि बॉडी को हम मूव नहीं करने दें, साथ साथ रहे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहता है कि बॉडी साथ साथ रहे, मतलब प्रेमी प्रेमिका वाला बात है। क्या है? प्रेमी प्रेमिका वाला बात है। जैसे देखिए, इस पे ये रखा हुआ है, इस पे ये रखा हुआ है। अब बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन क्या बोलता है? फ्रिक्शन बोलता है I always act opposite to the net force। फोर्स हम नेट इधर लगा रहे हैं तो बॉडी किधर जा रहा है? इधर मूव कर रहा है। लेकिन फ्रिक्शन क्या चाहेगा? बॉडी को अपोज करने के लिए, अपोज को रोकने के लिए, तो इधर लगाएगा फोर्स फ्रिक्शन। बॉडी को इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, नेट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ये भी हम बात किए थे कि कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रिलेटिव मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है। दोनों एक ही बात है, नेट फोर्स या रिलेटिव मोशन। तो हम ये बात कर रहे थे कि जो नॉर्मल लगता है, ठीक है, और यदि बॉडी को हम इधर से मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इधर फोर्स लगा के मूव करा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? Fs इक्वल टू होता है म्यू इंटू n, नॉर्मल रिएक्शन, ये इंटू n। यदि इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जो नॉर्मल और रिजल्टेंट फोर्स है,
जो हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में मान लेते हैं अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये वाला फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? और एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एंगल ऑफ रिपोज का। ठीक है ना? इसको मिटाते हैं, इसको देखिएगा। तो हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, मतलब क्या मिनिमम फोर्स लगाएंगे। अब देखिए, यदि हम एक फोर्स लगाए, ध्यान से देखिएगा, F, ठीक है, क्या लगाए? एक F लगाए। ये F मिनिमम है, मिनिमम मतलब इससे कम फोर्स नहीं लगा सकते हैं। ये F हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है। कितना डिग्री का एंगल बनाती है? अल्फा डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। ये वाला मिटा देते हैं, याद रखिएगा, केवल नॉर्मल वे में इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है, याद रखिएगा। यानी कि ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू लग रहा है। ठीक है ना? ब्लॉक को इधर अल्फा एंगल से मूव करा रहे हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट वाला फोर्स लगेगा। इधर क्या लगेगा? ये अल्फा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये वाला फोर्स क्या आएगा? F sin अल्फा। और ये वाला फोर्स इधर की तरफ एक लगेगा, वो क्या लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, वो लगेगा F cos अल्फा। अब फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बॉडी में रिजल्टेंट फोर्स इधर है, तो बॉडी इधर मूव करेगी, और बॉडी इधर मूव करेगी तो इधर एक क्या लगेगा? इधर एक लगेगा, देखिएगा, इधर एक लगेगा Fs। क्या लगेगा? Fs। क्लियर है? अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको पूछ क्या रहा है? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, यानी वर्टिकल में हमको क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो नीचे एक फोर्स क्या लगेगा? नीचे फोर्स लगेगा मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या लगेगा? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखिए, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए? समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। क्या क्या लग रहा है समेशन ऑफ Fy? यानी कि इधर क्या क्या लग रहा है? एक F sin थीटा, एक नीचे mg, और एक और लग रहा है क्या? एक और देखिए, लग रहा है नॉर्मल। क्या लग रहा है? एक नॉर्मल लग रहा है ना। नॉर्मल इज ऑलवेज एट टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लग रहा है नॉर्मल। तो क्या क्या लग रहा है? लग रहा है F sin थीटा, सॉरी F sin अल्फा प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। यानी n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? n इज इक्वल टू mg माइनस F sin अल्फा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये हमारा हो गया वर्टिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि बॉडी को वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये वाला कंडीशन नेसेसरी है। क्या कंडीशन नेसेसरी है? n इज इक्वल टू mg माइनस F sin अल्फा। अब दूसरा कंडीशन क्या है? फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, यानी कि समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। ये तो क्या होगा? F cos अल्फा इज इक्वल टू Fs बोले तो फ्रिक्शन फोर्स। क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगता है? अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी पे फोर्स इधर लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा मेरा बात। बॉडी पे यदि हम इधर से इंक्लाइन भी फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट इंक्लाइन में तो नहीं होगा ना, बॉडी का मूवमेंट किधर होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मोशन किधर हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? म्यू इनटू n। फॉर्मूला होता है क्या? म्यू इनटू n। और n हम क्या निकाले हैं? यहां से निकाले हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको इक्वेशन
मान लिए 2. पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2, देन वी गेट. पुट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, इसको क्या किए, नोट कर लीजिए. मिटा रहे हैं. ठीक है, नोट हो गया. ठीक है. तो क्या क्या हमारा आया था, हमारा आया था पहला इक्वेशन क्या आया था, n इज इक्वल टू mg माइनस f साइन थीटा, इक्वेशन 1. और एक और क्या आया था, f cos अल्फा इज इक्वल टू fs, यानी कि म्यू इनटू n. यही आया था ना, f cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू इनटू n आया था. अब क्या लिखेंगे, f cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू इनटू n का वैल्यू क्या है, mg माइनस f साइन अल्फा. अल्फा क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, f cos अल्फा इज इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू f साइन अल्फा. अब ये वाला को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, f मिनिमम. क्या निकालना है, f मिनिमम. तो f वाले को एक जगह पर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, f cos अल्फा प्लस f म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू mg. क्लियर है, f निकाल देंगे, f कॉमन ले लिए तो क्या आया, cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू mg आ गया. तो क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा. ये हमारा क्या आ गया, f का वैल्यू आ गया. क्या आ गया, f का वैल्यू आ गया. हमको करना क्या है, हमको करना है f को मिनिमम. f को क्या करना है, मिनिमम. अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, इसको मिनिमम करना है तो नीचे वाला को मैक्सिमम कर देंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा. यदि किसी भी डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर दें तो इसमें जितना इसको मैक्सिमम करेंगे उतना ये मिनिमम होते चला जाएगा. जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ये पूरा घटेगा. घटेगा ना, जितना हम नीचे वाले को बढ़ाते हैं उतना ही टोटल जो है वो क्या होता है, घटते चला जाता है. तो हमको f मिनिमम करने के लिए क्या करना होगा, ये वाला मैक्सिमम करना होगा. और मैक्सिमम के लिए हम क्या बताए हैं, मैक्सिमम के लिए dy बाई dx 0 करेंगे. यदि ये वाला y है तो dy बाई डी अल्फा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमम. और यदि ये वाला मैक्सिमम आ जाएगा तो ये क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा. इसको आप नोट कीजिए. ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए. मिटाते हैं. तो क्या रहा था, 4f मिनिमम. 4f मिनिमम क्या करेंगे, ये वाला मैक्सिमम कर देंगे. यानी कि मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा, dy बाई डी अल्फा cos अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0. मैक्सिमम करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं. बताए हैं क्लास में डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई डी अल्फा cos अल्फा प्लस म्यू कांस्टेंट है, d बाई डी अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. cos अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा का cos अल्फा इज इक्वल टू 0. इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू cos अल्फा, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू आ गया. tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू, यानी कि म्यू tan थीटा इज इक्वल टू, यदि tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू आ जाए, tan अल्फा इज इक्वल टू यदि म्यू आ जाए
तो वो मिनिमम करेगा फोर्स को। क्या करेगा? फोर्स को मिनिमम करेगा। यानी अल्फा डिग्री पे अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू यदि हम करते हैं, यानी कि हमारा कंडीशन क्या आएगा? देखिए ध्यान से, ये वाला ब्लॉक था, मास था m, फोर्स कैसे लगा रहे थे? यहाँ से F कितना डिग्री पे? अल्फा डिग्री पे। ठीक है, तो ये यदि अल्फा tan इनवर्स म्यू आ जाए, क्या tan इनवर्स म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इनवर्स में, तो हमारा फोर्स क्या लगेगा? मिनिमम लगेगा। और मिनिमम कितना फोर्स लगेगा हम निकाल लेंगे। tan अल्फा इक्वल टू क्या आया? म्यू। देखिए ये वाला क्या है? अल्फा। यदि ये अल्फा है तो tan अल्फा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वाला म्यू, ये वाला 1, ये वाला कितना हो जाएगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो F मिनिमम क्या होगा? F इक्वल टू क्या निकाले थे? म्यू mg। तो F मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू mg डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस म्यू sin अल्फा। यही है। अब यदि हम sin अल्फा cos अल्फा का वैल्यू इसके कंडीशन के हिसाब से पुट कर दे तो मिनिमम दे देगा फोर्स, मिनिमम फोर्स दे देगा। तो पुट करके देखते हैं तो क्या आ रहा है? इसको मिला दें, देखिए इसको मिला दें। ठीक है, तो F मिनिमम इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos अल्फा। cos अल्फा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस 1 बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इनटू sin अल्फा। sin अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा? म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, रूट अंडर छूट गया, रूट अंडर, तो क्या आ जाएगा? म्यू mg डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, जो म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट अंडर, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा म्यू mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट अंडर। ये क्या आ गया? F मिनिमम। यानी कि यदि हम किसी की बॉडी को रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखते हैं तो उस बॉडी में मिनिमम फोर्स इतना लगाएंगे तो वो बॉडी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट होने लगेगा। यानी कि इसका मतलब क्या? इन दोनों बॉडी के, इन दोनों सरफेस के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। यदि हम इतना फोर्स लगा देते हैं तो वो बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है। क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन से चेंज होकर के काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे यदि दिया हुआ रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, तो यदि हम इससे कम फोर्स लगाएंगे, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, इससे कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा। इससे कम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा। कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब बॉडी मूव करेगा। इससे ज्यादा लगाएंगे तो मूव करेगा ही, लेकिन मिनिमम फोर्स ये है, इतना फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का जो दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम एक और चर्चा करने वाले हैं, कमेंट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स इफ द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज v। यदि हम एक बॉडी को रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रख दें, एक बॉडी को एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे रख दें, तो उस पे जो उसका जो कांटेक्ट फोर्स है उस पे कमेंट करना है कि क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उससे पहले एक चीज हम और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरा बात, एक बात को मेरे ध्यान से देखिएगा। हम इसको समझाने से पहले एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, एक बॉडी है, मास m रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मास m रखा हुआ है। ठीक है, एक बॉडी है, इस पे मास m रखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देखिएगा मेरा बात। एक बॉडी है, इस पे मास m रखा हुआ है। इसको हम धीरे धीरे इंक्लाइन करते हैं। क्या करते हैं? धीरे धीरे इंक्लाइन करते हैं, धीरे धीरे। ये वाला यहाँ पे देखिएगा रुका हुआ है, ये मेरा हाथ ऐसे इंक्लाइन करते हैं। तो ये क्या होता है? एक टाइम आता है
कि ये स्लिप करने लगेगा। क्या करने लगेगा? स्लिप करने लगेगा। एक्चुअल में ये पूरा फुली हैवी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है यहाँ पे, इसलिए नहीं पता चल रहा है हम लोगों को। लेकिन यदि थोड़ा सा और चिकना रहता तो ये भाग जाता, और हम लोग का ये प्लेन नहीं है, तो ये वाला क्या होता है, यदि इसको हम धीरे 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 बढ़ा रहे हैं तो एक पॉइंट पे ये स्लिप करने लगेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल हम बढ़ाते हैं, देखिएगा पहले ऐसे था, अब ऐसे किए। ठीक है, अभी भी वहीं पे है, फिर और बढ़ाए, थोड़ा सा और बढ़ाए, अभी भी ये नहीं गिरा है, मतलब अभी भी ये मूवमेंट इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है, और बढ़ा दिए। अब जस्ट स्लिप करने का कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? जस्ट स्लिप करने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए, अब जल्दी रख देंगे तो क्या करने लगेगा? गिरने लगेगा। तो जिस एंगल पे, यहां पे तो नहीं गिर रहा, ये थीटा पे, इस थीटा पे भी नहीं गिर रहा है, इस थीटा पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो प्लेन एंगल बना रही है, और जिस एंगल पे बॉडी जो इंक्लाइन कर रही है, उस पे स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एक बात और ध्यान देखिएगा, हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं आपको। देखिए देखिए, नॉर्मल वे में मेरा बात देखिएगा, प्लेन है लेकिन ये रफ नहीं है, ये रफ नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ही मुड़, देखिएगा ये क्या है? तो स्मूथ सरफेस है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरा बात, देखिए बढ़ा रहे हैं एंगल, बढ़ा रहे हैं एंगल, बढ़ा रहे हैं एंगल, बढ़ा रहे हैं एंगल, बढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा स्लिप करना शुरू किया, देखे कर रहा है ना स्लिप, देखिए बढ़ा रहे हैं, स्लिप करना शुरू कर दिया। तो ये वाला एंगल जो है हमारा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, जहां पे ये स्लिप कर रहा है, देखिएगा बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे, देखिए स्लिप करना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। ये वाला एंगल जो कहलाता है ना, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। जहां पे बॉडी स्लिप करने लगे, जिस एंगल पे बॉडी स्लिप करने लगे, वो वाला एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो हम आज इसी का चर्चा करने वाले हैं। कमेंट ऑन द कांटेक्ट फोर्स विद द बॉडी प्लेस्ड ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। यानी कि म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो उसके कांटेक्ट फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करना है। इसको लिखिए, इसको भी याद रखिए, इसका कोई जरूरत नहीं है, बस केवल एक बात है कि ये कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो ये वाला मिटा देते हैं। देखिए ये वाला है हमारा एक इंक्लाइन प्लेन, इस पे एक मास रखा हुआ है m। अब इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा अच्छे से। ये वाला है थीटा, क्या है? ये वाला थीटा एंगल है, ठीक। तब देखिए नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। यहां पे क्या है? एक बात और ध्यान दीजिएगा मेरा बात, ये वाला सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कौन? ये देखिएगा, ये मास जो है वो ब्लू वाला है, मास जो है वो ब्लू वाला है, मास जो है वो ब्लू वाला है, और रेड वाला क्या है? रेड वाला इंक्लाइन सरफेस है। रेड वाला क्या है? इंक्लाइन सरफेस है, और ब्लू वाला क्या है? मास है। तो जो रेड वाला सरफेस है और ब्लू वाला सरफेस है, उन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखिए इसमें नीचे m लगेगा, mg लगेगा। क्या लगेगा? नीचे mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम ये सारा बात हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में किए हुए, किधर कौन फोर्स लगता है, ये ध्यान दीजिएगा मेरा बात। ठीक है,
तो यहां पे क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। क्या लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल कहां लगता है, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पेपर, यानी ये वाला हमारा प्लेन है, इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। अब देखिएगा बॉडी इधर मूव करने का कोशिश करेगा, इंक्लाइन है तो धीरे 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 इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे तो इधर इधर मूव करने लगेगा। तो जब मूव करने लगेगा तो बॉडी इधर मूव करने लगेगा, तो इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा क्या, एक्सेलरेशन। क्या लगेगा, जी साइन थीटा। नॉर्मल में इधर यदि जी एक्सेलरेशन लगता है, ये mg लग रहा है नीचे में, फोर्स क्या लग रहा है, mg। इसका कंपोनेंट क्या लगेगा, mg साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट इधर में लगेगा, क्या लगेगा, mg cos थीटा, ये कंपोनेंट लगेगा इधर, क्योंकि ये वाला क्या है, ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, ये वाला थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और 90 डिग्री माइनस साइन थीटा, यानी इधर एक mg साइन थीटा लगेगा, इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, n लगेगा। और बॉडी इधर यदि मूवमेंट करने लगता है, बॉडी यदि इधर मूवमेंट करने लगेगा तो एक और फोर्स क्या लगेगा, एक और फोर्स लगेगा इधर की तरफ, क्या लगेगा, Fs, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि बॉडी जब इधर मूव करने लगेगा तो एक और इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगा। अब समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा, यदि हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, थीटा को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, थीटा को इंक्रीज करेंगे तो mg sin थीटा क्या होगा, mg sin थीटा बढ़ेगा, mg sin थीटा बढ़ेगा। क्यों, ध्यान देखिएगा, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यदि हम रखते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइन 0 0, साइन 91, साइन 91। तो जैसे ही इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे यानी साइन थीटा बढ़ेगा, यदि साइन थीटा बढ़ेगा तो mg साइन थीटा बढ़ेगा। mg तो कांस्टेंट है ना, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन यदि थीटा बढ़ाते हैं तो साइन थीटा बढ़ेगा, और साइन थीटा बढ़ेगा तो ये पूरा वाला टर्म बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो यदि साइन थीटा, यदि थीटा बढ़ा रहे हैं तो mg साइन थीटा बढ़ रहा है, तो और क्या कंडीशन होगा, और क्या कंडीशन होगा, बताइए बताइए। यदि हम साइन थीटा बढ़ा रहे हैं यानी इधर मूवमेंट आने लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज कर रहा है, यानी F max क्या हो रहा है, F max डिक्रीज करेगा। क्यों, क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही हम एंगल बढ़ाते हैं तो इसमें बॉडी में एक्सेलरेशन आने लगता है, इधर मूव करने लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या है, F max का मतलब होता है म्यू इनटू n, मैक्सिमम फोर्स लगाएगा वो तब तक जब तक कि बॉडी स्लिप नहीं कर रहा है। जितना फोर्स हम लगाते हैं उतना ही फोर्स लगाने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको कोशिश करता है रोकने के लिए। लेकिन जितना मैक्सिमम हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उस फोर्स से यदि हम ज्यादा लगाने लगते हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है। तो यदि हम इसको बढ़ाते रहेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज करने लगेगा। क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। और यदि पूरा एक खड़ा कर दें ऐसे तो आ जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स और कम होते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कंडीशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि थीटा बढ़ाते हैं तो mg sin थीटा बढ़ता है, और mg sin थीटा बढ़ता है तो F max क्या होता है, F max क्या होता है, घटता है। अब हम कंडीशन देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, कंडीशन देखेंगे। क्या कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, स्लिप नहीं करे, मतलब स्लीपिंग कंडीशन नहीं हो, यानी इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, ये वाला फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, तभी होगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर नो स्लीपिंग कंडीशन, फॉर नो स्लीपिंग कंडीशन। क्या नो स्लीपिंग कंडीशन में आएगा, n = mg cos थीटा। क्या आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के। n = mg cos थीटा, इक्वेशन 1 मान लीजिए। और ये वाला के बराबर में होगा,
जस्ट बराबर में होगा तभी ना ये स्लिप नहीं करेगा, नहीं तो mg sin थीटा यदि ज्यादा हो गया, mg sin थीटा यदि ज्यादा हो गया fs से तो क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। यानी कि यदि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स को हमको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, बराबर करके रखना होगा तभी ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे mg sin थीटा fs, और fs क्या होता है μ into n, पता है ना n, और n यहां से पुट कर देंगे mg cos थीटा, तो क्या आ जाएगा mg sin थीटा μ into mg cos थीटा, mg से mg खा जाएगा, बचेगा क्या sin थीटा μ cos थीटा, यानी tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा μ, यानी कि थीटा क्या आया, थीटा आया tan इनवर्स μ, क्या आया tan इनवर्स μ। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है कांटेक्ट फोर्स, क्या निकालना है, मिनिमम कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। अब बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये वाला थीटा इससे कम है, क्या है, जब तक ये वाला थीटा यानी थीटा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू इतना रहेगा तो जस्ट स्लिप करना चाहेगा, इतना रहेगा तो जस्ट स्लिप करना चाहेगा, यानी इससे कम रहेगा थीटा तो बॉडी स्लिप नहीं करेगा, क्या करेगा, बॉडी स्लिप नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरा बात। तो यदि बॉडी स्लिप नहीं करता है तो कांटेक्ट फोर्स क्या लगना चाहिए, कांटेक्ट फोर्स वही लगेगा जो हमारा डायरेक्ट नॉर्मल में लगेगा, क्या नॉर्मल में लगेगा। ध्यान से देखिएगा क्यों नॉर्मल में लगेगा, कि यदि हम बॉडी को ऐसे रखते हैं तो नीचे की तरफ क्या लगता है mg और ऊपर की तरफ क्या लगता है नॉर्मल, तो जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा है तब तक mg n, यही तो हमारा कांटेक्ट फोर्स है ना इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स। और यदि हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं यहां से बढ़ाते जा रहे हैं तो जब तक हमारा यदि ये हिलेगा नहीं तब तक हमारा जो कांटेक्ट फोर्स है वो क्या लगेगा, mg लगेगा। लेकिन जैसे ही ये कांटेक्ट फोर्स ब्रेक कर गया तो क्या लगेगा वो बताते हैं, इसको आप नोट कीजिए, क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लिए, ठीक है। तो हमारा थीटा क्या आ रहा था, हमारा थीटा आ रहा था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, क्या आ रहा था tan इनवर्स म्यू। तो क्या कंडीशन है, इफ थीटा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, यानी ये नो स्लिपिंग कंडीशन, यानी बॉडी स्लिप नहीं करेगा, देन फोर्स ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू mg, क्या हो जाएगा mg, ठीक है। और यदि इफ थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू हो जाए, यानी कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी जब बराबर हो जाता है तैसे स्लिपिंग कंडीशन आ जाता है, क्या जाता है, तैसे ही स्लिपिंग कंडीशन आ जाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा फोर्स ऑफ कांटेक्ट है क्या है, then force of contact is equal to mg cos theta into root under 1 plus mu square, यानी ये हमारा फोर्स ऑफ कांटेक्ट है, क्या है, फोर्स ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, ठीक है, ठीक। तो आज का चर्चा जो है, जितना आज हम पढ़ाए हैं इस चर्चा को आज खत्म करते हैं, ठीक है। और आज होमवर्क में हम 2 क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, वो आप ट्राई कीजिएगा घर पे बनाने के लिए। यदि घर पे नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ अ फोर्स टू मेंटेन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, ये थीटा इक्वल टू 37 डिग्री दिया हुआ, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री है।
तो यदि ये थीटा इक्वल टू 37 डिग्री पे है, ये बॉडी का मास 2 kg है और इधर एक 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये फोर्स का रेंज कितना होना चाहिए? फोर्स नहीं, फोर्स तो पता है कि 12 न्यूटन से ज्यादा लगाएंगे तो मेंटेन में रहेगा, 12 न्यूटन से थोड़ा ज्यादा। तो एक चीज समझना है कि इस फोर्स का क्या रेंज होगा, कितना न्यूटन से कितना न्यूटन के बीच में फोर्स लगाएंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कि एक ब्लॉक रखा हुआ है रफ इंक्लाइन पे, क्या पे? एक रफ इंक्लाइन पे बॉडी रखा हुआ है, मास 2 kg का, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इसमें एक रस्सी से लगा हुआ है, एक इसमें, ठीक है। तो पता करना है कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, पता करना है ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं पता करना है। और दूसरा बात ये पता करना है कि विच फोर्स विल बी कम फर्स्ट, टेंशन और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स, कौन फोर्स पहले आएगा, टेंशन फोर्स आएगा या फ्रिक्शन फोर्स आएगा? इन दोनों क्वेश्चन का चर्चा आप अपने घर पे कीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तब तो हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।